हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम कनिष्क, आप देख रहे हो 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशियल नोटिस। ठीक है, बीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे डिटेल में। 3 सेक्शन है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली। थोड़ी कैटेगरी ज़्यादा है तो मे भी हो सकती है एग्जाम्पल देने के लिए। तो पिन कमेंट में लिंक आएगी, ये पीपीटी डाउनलोड कर लेना जो सेम आप देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। अभी एक बारी बेयर एक्ट खोलो, बेयर एक्ट में देखो चैप्टर 3 क्या है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। चैप्टर 1 था प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, जिसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में 3 सेक्शन है, 51, 52, 53। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम क्या है? फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, मतलब फैक्ट जिनकी जरूरत ही नहीं है प्रूव करने की, वो वाले फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 51 फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू प्रूव, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। 12 क्लोजेज इसमें है। ठीक है, 12 स्पेसिफिक कैटेगरीज दी गई है, पढ़ेंगे डिटेल में। ये आईए के इक्विवेलेंट सेक्शन है। और 53 बात करता है फैक्ट अगर एडमिट हो जाते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती उनको प्रूव करने की। ठीक है, पार्टीज खुद एग्री कर लेती है तो डिस्प्यूट ही नहीं होता है फिर कोई। तो ये 3 सेक्शन पढ़ेंगे। ये किया चैप्टर 3 में। इसके बाद चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 3 में 3 ही सेक्शन है। अभी इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जनरल रूल क्या होता है एविडेंस लॉ का? वो सिंपल है। क्या कि अगर एक फैक्ट रेलेवेंट है केस के लिए, इफ ए फैक्ट इज रेलेवेंट टू केस, तो पार्टी जो रिलाई करती है उसको प्रूव करना होता है। कैसे? ओरल टेस्टिमनी से, या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, या फिर अदर एडमिसेबल मीन से। ठीक है, कुछ भी चीज़ एज्यूम नहीं की जाती है। सिंपल से एक जनरल रूल है। ठीक है, ना कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड ली जाती है। एवरी फैक्ट इन डिस्प्यूट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू एविडेंस के थ्रू होते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है। बट कुछ जो जनरल रूल है ना, इसकी 3 एक्सेप्शन है। ये है 51, 52, 53, जो चैप्टर 3 के अंडर आती है। ये वो सिचुएशन होती है जो फैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती प्रूव करने की, कोर्ट पहले से ही उनको जानता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल नोटिस, या फिर पार्टी उनको ऑलरेडी एग्री कर लेती है, जिसको बोलते हैं एडमिशन। समझ में आया? लॉ कहता है कि देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच आर सो ऑब्वियस, सो वेल नोन और सो ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड कि इट वुड बी ए वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप उनको प्रूव करोगे। तो मान के चलो सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर 15 अगस्त है, तो इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो इसको आप अगर प्रूव करोगे तो बिना मतलब में अननेसेसरीली कोर्ट का टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, ये वेल नोन फैक्ट है। तो ऐसे फैक्ट के लिए कोर्ट सिंपली एक्सेप्ट करता है उनको बिना किसी एविडेंस के। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। समझ में आया जुडिशियल नोटिस क्या होता है? तो जुडिशियल नोटिस सिंपल वर्ड्स में क्या होगा? इसका मतलब होता है कोर्ट एक्सेप्ट करता है सर्टेन फैक्ट्स को एज ट्रू बिना किसी प्रूफ की जरूरत के। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल नोटिस बोलते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 51। तो सेक्शन 51 क्या कहता है? फैक्ट जुडिशियली जो नोटिसेबल होते हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जुडिशियल नोटिस को आपको मैंने बता ही दिया जुडिशियल नोटिस क्या होता है, तो फिर भी मैंने थोड़ा डेप्थ में भी लिखा हुआ है। एक बार इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जुडिशियल नोटिस क्या होता है? जुडिशियल नोटिस का मतलब होता है कोर्ट एक्सेप्ट करता है कुछ फैक्ट को एज ट्रू विदाउट आस्किंग एनी पार्टी प्रूव करो उनको। ठीक है, बिकॉज दोज फैक्टर ऑलरेडी ऑब्वियस होते हैं और ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड होते हैं। कोर्ट जुडिशियल नोटिस जब लेता है जब फैक्ट इतने वेल नोन हो कि एवरी रीजनेबल पर्सन ऑलरेडी उनको जानता हो। ठीक है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त को। ठीक है, रिपब्लिक डे कब है? 26 जनवरी को। ठीक है, ये कुछ वेल नोन फैक्ट है, इसको सभी रीजनेबल पर्सन ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, या फिर वेरी इजी टू वेरीफाई फ्रॉम ए ट्रस्टेड एंड एक्यूरेट सोर्स, मतलब इतना आसान है कि वो आप वेरीफाई कर सकते हो उनको ट्रस्टेड और एक्यूरेट सोर्स से। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ ए नेशनल इलेक्शन चेक की जा सकती है फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, कब हुए थे। थर्ड है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या फिर एक पब्लिक रिकॉर्ड, जैसे कि ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और एन ऑफिशियल गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास किया गया था? 1872 में। ठीक है, समझ में आया? रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 52 जो कहता है कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द सर्टेन स्पेसिफाइड फैक्ट। उसमें लिस्ट दी गई है कि इन चीजों पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। सेक्शन 51 कहता है नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस। ठीक है, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है जिसपे कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। ये एक रूल बताता है। ये एक रूल क्या बताता है कि अगर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है किसी फैक्ट पे, किसी फैक्ट का, तो वो फैक्ट उसकी जरूरत नहीं है प्रूव करने की। ये रूल है। ये रूल कौन बताता है? सेक्शन 51 बताता है। ठीक है, अब सेक्शन 51 ये नहीं बताता है कि कौन कौन से फैक्ट कोर्ट एक्सेप्ट करेगा बिना प्रूफ के। ये सेक्शन 51 नहीं बताता है, ये डिसाइड किया जाएगा सेक्शन 52 के द्वारा ही। ठीक है, जो एक फिक्स्ड लिस्ट देता है फैक्ट्स की जिन पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है, जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। ठीक है, या फिर कोर्ट की खुद की पावर रिकॉग्नाइज करने की वेरी फेमस, ऑब्वियस और यूनिवर्सली नोन फैक्ट। ठीक है, इवन विदाउट एविडेंस। ठीक है, वो उन पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। सेक्शन 51 3 चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो रूल बताता है कि अगर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा तो उसकी जरूरत नहीं है प्रूव करने की, और 52 मैंडेटरी लिस्ट देता है जिसमें कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। ठीक है, लेगा, ऑफ व्हाट कोर्ट शैल नोटिस, ध्यान रखना।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 52 की लिस्ट है ना जो उसमें दी गई है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। कोर्ट नोटिस ले सकता है, कोर्ट कैन नोटिस अदर वेल नोन फैक्ट्स टू, ठीक है, कोर्ट दूसरे फैक्ट को भी नोटिस कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। डू नोट से कि लिस्ट है ना जो सेक्शन 52 में वो एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, ये मैंडेटरी है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। कोर्ट कैन नोटिस अदर वेल नोन फैक्ट्स टू, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ओंकार नाथ एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1977 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि लिस्ट है ना जो फैक्ट्स की, सेक्शन 57 की बात होती थी उस टाइम पे, जो अभी 52 है बीएसए का, वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है ऑफ एनी फैक्ट विच इज जनरली नोन, ठीक है, उनका भी ले सकता है, ठीक है, टू ऑल पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो किसी आम आदमी को भी पता है कोई फैक्ट, उस पर भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। एग्जाम्पल वही रिपीट कर रहा हूँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है। एक एवरेज इंटेलिजेंस के पर्सन को भी ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये भी होती है कि सन ईस्ट से निकलता है। तो द सेक्शन डिफाइन करता है मिनिमम मैंडेटरी स्कोप बट कोर्ट रिटेन करता है इनहेरेंट पावर नोटिस करने के लिए नोटोरियस वेल नोन फैक्ट बियॉन्ड दिस लिस्ट टू, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेक्शन 51 क्लियर हो गया, सेक्शन 51 क्लियर हो गया तो सेक्शन 52 में वो लिस्ट पढ़नी है और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। 52 काफ़ी बड़ा सा लग रहा होगा, इतना ही यही सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, ठीक है। तो 52 क्या कहता है, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट सेल टेक जुडिशियल नोटिस में 12 कैटेगरी दी गई है, ठीक है, 12 तरीके के फैक्ट्स है जिसपे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है, ठीक है। रेड कलर में ABCD GH IJ FJ KL ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 2 सब सेक्शन है, 52 का 1, 52 का 2, ठीक है। 52 के 1 में 12 कैटेगरी दी गई है, ABCDEFGHIJKL तक है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आपको टेक्स्ट दिख रहा है तो इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कीवर्ड का यूज किया गया है जो कि है शैल, मतलब कि अनलाइक मैनी प्रोविजन दैट यूज मे, मतलब डिस्क्रिशनरी होता है ना मे का मतलब, तो सेक्शन 52 का 1 यूज करता है सेल, मतलब कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होती है, नो डिस्क्रिशन फॉर ऑल 12 कैटेगरीज लिस्टेड इन क्लोज A to L। कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पे पार्टी प्रोड्यूस एविडेंस अंडर सेक्शन 52, अगर कोई पार्टी प्रोड्यूस कर रही है एविडेंस तो कोर्ट कैन नॉट से आई चूज नॉट टू टेक जुडिशियल नोटिस, ये नहीं कह सकता है कोर्ट, ठीक है। फॉर सेक्शन 52 फैक्ट्स, 52 में जो फैक्ट्स दिए गए हैं जुडिशियल नोटिस यहाँ पे कंपलसरी कहा गया है। सेक्शन 52 याद रखना, इंपॉर्टेंट बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो मैं अपने कोर्स में डालता हूँ, बट अभी मैं नहीं बना रहा हूँ तो वीडियो में भी डाल रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इनको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सेक्शन 52 का क्लोज पढ़ते हैं, अभी सारे 12 के 12 क्लोज पढ़ेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। सेक्शन 52 का क्लोज ये क्या कहता है, ऑल लॉ इन फोर्स इन इंडिया इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज। क्लोज ये क्या कहता है, कोर्ट ऑलरेडी जानता है लॉ को, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, रेगुलेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, और इवन लॉज जो अप्लाई होते हैं आउटसाइड इंडिया, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अप्लाई होता है टू ट्रांजेक्शन एब्रॉड, ठीक है, या फिर सिटीजनशिप एक्ट, जैसे इस ऐसे तरीके के एक्ट को क्या कहा गया है, कोर्ट ऑलरेडी जानता है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कोर्ट ये नहीं कहेगा किसी को भी कि BSA जो 2023 है ना ये वैलिड लॉ है, ठीक है, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, या फिर TPI ये एक वैलिड लॉ है, इसको प्रूव करो, कोर्ट ऐसा नहीं कहेगा। क्लोज ए में बताया गया है कि ऑल लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है, कोर्ट ऑलरेडी जानता है लॉज को। क्लोज B क्या कहता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया BSA में, ये क्या, इसमें ये चीज़ ऐड की गई है, डिसीजन टेकन बाय इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर इंटरनेशनल बॉडी, ये ऐड की गई है BSA में, IEA में नहीं थी। तो कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट या फिर कन्वेंशन मेड बाय इंडिया विद वन और मोर कंट्रीज, ठीक है, या फिर डिसीजंस टेकन बाय इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यू डू नॉट हैव टू प्रूव कि ये ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन या फिर ऑफिशियल इंटरनेशनल डिसीजन एग्जिस्ट करते हैं, कोर्ट विल रिकॉग्नाइज दैम ऑन इट्स ओन, ठीक है। जैसे कि इंडिया साइन करता है एक इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी, तो कोर्ट को जरूरत नहीं है प्रूफ की कि वो ट्रीटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है, कि प्रूफ दो कि ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, समझ में आए। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है ऑफिशियल प्रोसीडिंग किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है। तो कोर्ट को जरूरत नहीं पड़ती प्रूफ की
कि एक डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, ठीक है। इफ इट अपीयर्स इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है तो। नेक्स्ट है सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल, मतलब कि एवरी कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल इंडिया में ऑफिशियल सील होती है, ठीक। एंड एम्बोस्ड स्टैंप जो ऑथेंटिकेट करती है ऑफिशियल कोर्ट के डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है ऑफ ईच अदर सील, मीनिंग इफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर बियर्स द ऑफिशियल सील ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब कि अगर किसी सर्टिफाइड कॉपी पे ऑफिशियल सील है दिल्ली हाई कोर्ट की, तो किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं है प्रूव करने की वो सील को कि वो जेन्युइन है या फिर बिलोंग करती है दिल्ली हाई कोर्ट से, ठीक है। तो इसको कोर्ट ऑटोमेटिकली नोटिस करता है। ई है कि सील, अभी हम क्लोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्लोज नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्लोज ही समझना है इनको, ठीक है। CDE तक आ चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है सील्स ऑफ एडमायरलिटी कोर्ट, मैरीटाइम कोर्ट, नोटरीज पब्लिक एंड अदर लीगली ऑथोराइज्ड सील्स, जैसे कि द कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है ऑफिशियल सील ऑफ एडमायरलिटी कोर्ट, मतलब कि जो डील करते हैं डिस्प्यूट रिलेटिंग टू शिप्स, सीज, नेविगेशन वगैरह, उनको एडमायरल्टी कोर्ट बोलते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। मैरीटाइम कोर्ट्स, नोटरीज पब्लिक एंड एनी पर्सन जो लीगली ऑथोराइज होता है टू यूज ऑफिशियल सील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर किसी दूसरे लॉ के अंडर, जैसे कि सील ऑफ इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट की सील, ऑफिशियल सील ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी एटसेट्रा, ठीक है। तो जैसे कि एक डॉक्यूमेंट पे सील है नोटरी की, ठीक है, नोटरी पब्लिक की, तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी प्रूफ की, ठीक है, कि ये सील जेन्युइन है नहीं है। नेक्स्ट है पब्लिक ऑफिसर्स, जो कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है अपॉइंटमेंट, नेम, टाइटल, ड्यूटीज एंड सिग्नेचर ऑफ पब्लिक ऑफिसर अगर अपॉइंटमेंट ऑफिशियली नोटिफाइड किया गया है ऑफिशियल गैजेट में। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, और जो पब्लिश भी है ऑफिशियल गैजेट में, तो इस चीज को यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। कंट्रीज एंड नेशनल फ्लैग, कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, ठीक है, इट्स ऑफिशियल नेम एंड इट्स नेशनल फ्लैग, जैसे कि नो वन हैज टू प्रूव कि जापान एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, ठीक है, या फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके नेशनल फ्लैग से, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है टाइम, मतलब H है, क्लोज H तक हम आ चुके हैं। H है टाइम, ज्योग्राफी एंड पब्लिक हॉलीडेज, कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है डिवीजन ऑफ टाइम, डेज, मंथ, ईयर्स एटसेट्रा, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल, फैक्ट्स एंड हॉलीडेज जो नोटिफाई किए जाते हैं ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि कोर्ट जानता है कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, एंड इन नोटिफाइड पब्लिक हॉलीडे है, समझ में आ। क्लोज आई है टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है इंडिया की टेरिटरी को, मतलब कि ये अननेसेसरी होगा प्रूव करना कि दिल्ली इंडिया का पार्ट है, ठीक है, तो जुडिशियल नोटिस ले सकता है। वार एंड हॉस्टिलिटीज, मतलब कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कब हॉस्टिलिटीज, मतलब कि वार और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं, कंटिन्यू है या फिर खत्म हो चुके हैं, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री और ग्रुप। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही है कि वॉर शुरू हो चुका है, तो कोर्ट को जरूरत नहीं है एविडेंस की कि उस फैक्ट को प्रूव किया जाए। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफिशियल्स एंड एडवोकेट, कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है जजेज को, कोर्ट के स्टाफ को, एडवोकेट्स को और अदर पर्सन जो लीगली ऑथोराइज है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट उनको। जैसे कि मान के चलो एक लॉयर है, एनरोल हो रखा है, ठीक है, और ऑथोराइड है अपीयर होने के लिए बिफोर द कोर्ट, ठीक है, तो अब जरूरत नहीं है प्रूव करने की वो एक एडवोकेट है, जब भी वो अपीयर होगा तब तक कोई भी जरूरत नहीं है प्रूव करने की ही इज एन एडवोकेट, समझ में आया। रूल्स ऑन द रोड, ठीक है, रूल्स ऑन द रोड का मतलब है कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है, देख लेना मैं वहां पे पेन लेके जाऊंगा तो नीचे से वो टैब निकल जाता है। रूल्स ऑफ द रोड मतलब कि द कोर्ट रिकॉग्नाइज द लीगल रूल गवर्निंग ट्रैफिक ऑन द लैंड एंड एट द सी। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, एक रूल है कि व्हीकल इंडिया में जनरली लेफ्ट साइड चलते हैं, रोड के लेफ्ट साइड चलाना होता है, तो इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्लोजेज थे, इन चीजों पे 12 क्लोजेज थे, मतलब 12 कैटेगरी थी, इन पे मैंडेटरी है कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ही लेना, ठीक है। पढ़ते हैं सेक्शन 52 का 2। 52 का 2 क्या कहता है, बेसिकली द बुक रेफरेंस पावर एंड रिफ्यूजल पावर, दो पावर के बारे में बात की गई है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पावर दी गई है अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। पावर 1 क्या है, द कोर्ट कैन कंसल्ट रेफरेंस बुक्स। पावर 2 क्या है, रिफ्यूजल टू टेक जुडिशियल नोटिस विदाउट रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। तो पहला पावर क्या है, द कोर्ट कैन कंसल्ट रेफरेंस बुक इवन फॉर द फैक्ट जो कि है 52(1) में, ठीक है, जिन पे कहा गया है कि कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है, एंड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस या फिर आर्ट, कोर्ट रेफर कर सकता है टू रिलायबल बुक्स या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिफोर टेकिंग जुडिशियल नोटिस। क्यों, क्योंकि although the court is expected to know these facts, it may still need to check the exact detail। कोर्ट को ये जरूरी है कि वो अभी भी चेक करे एग्जैक्ट डिटेल, मिस्टेक्स ना हो ताकि, ठीक है। पावर 2 क्या है, रिफ्यूजल टू टेक जुडिशियल नोटिस विदाउट रेफरेंस मटेरियल। ये अनदर इंपॉर्टेंट पावर है कोर्ट को दी गई है कि अगर पार्टी कहती है कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेने के लिए ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्ट, तो कोर्ट डज नॉट हैव टू एक्सेप्ट इट इमीडिएटली। कोर्ट को जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली एक्सेप्ट करना है, जज रिफ्यूज कर सकता है इसको टू टेक जुडिशियल नोटिस जब तक पार्टी प्रोड्यूस
कंपनी करती है एक रिलायबल बुक या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड या फिर अदर ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट उस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए, ये प्रिवेंट करता है पार्टीज को फ्रॉम मेकिंग फॉल्स या फिर डाउटफुल क्लेम्स बाय सिंपली सेइंग कि कोर्ट शुड टेक जुडिशियल नोटिस ऑन दिस, कोर्ट को इस पे जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। कोर्ट को जरूरी नहीं है कि बिलीव करे एवरी सच क्लेम, ठीक है, वो पहले देखती है रिलायबल सोर्स पे, उसके बाद कंफर्म करना होता है फैक्ट को। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, वही काफ़ी रहेगा। मान के चलो कोर्ट को डिटरमाइन करना है, कोई गांव का मैटर है, ठीक है, कोर्ट को डिटरमाइन करना है कि ये जो गांव है ना, ठीक है, ये है विद इन अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, मान के चलो ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, इसके अंदर है, विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, जो कि जुडिशियल नोटिस्ड है अंडर सेक्शन 52 का 1 क्लोज H, जिसमें हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। तो मान के चलो कोर्ट अनसर्टेन है अबाउट द एग्जैक्ट बाउंड्री, कोर्ट बिल्कुल अनसर्टेन है कि एग्जैक्ट बाउंड्री क्या है, तो अंडर सेक्शन 52 का 2 तो कोर्ट कंसल्ट कर सकता है ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया के मैप से, गवर्नमेंट गैजेटर से, और दूसरे ऑथोरिटिव डॉक्यूमेंट देख सकता है। यहाँ पे कोर्ट को प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, यहाँ पे सिंपली वेरीफाई किया जा रहा है जुडिशियल नॉलेज को फ्रॉम ऑथोरिटीज। समझ में आया? इस तरीके से सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2 काम करता है। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट केस लो है, नित्यानंद वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर 1992। एक पार्टी थी जिसने कोर्ट को कहा था जुडिशियल नोटिस लेने के लिए स्टेटमेंट्स पे जो लिखे गए थे सर्टेन बुक्स में अबाउट ए रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है, उन्होंने आर्गू किया था कि जो ये बुक है ना, ये प्रूव करती है ट्रेडिशन है ना, वो एग्जिस्ट करता है हिस्टोरिकली। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि अंडर सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अभी हम 52 पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में रेफर टू बुक्स ऑन मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री और जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, हाउएवर कोर्ट कैन नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग, कोर्ट हर चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा जो किताब में लिखी हुई है ऑटोमेटिकली ट्रू। जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है ओनली ऑफ द फैक्ट जो कि वेल नोन है, नोटोरियस है या फिर अनडिस्प्यूटेड है। अगर बुक मेंशन करती है हिस्टोरिकल रिलीजियस ट्रेडिशन को, तो जस्ट फैक्ट की बुक कंटेन करती है उस स्टेटमेंट को, वो एनअप नहीं है। वहाँ पे रिलायबल एविडेंस होना चाहिए जिससे पता लगे कि ट्रेडिशनल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? नेक्स्ट है सेक्शन 53। सेक्शन 53 में एडमिशन के बारे में बताया गया। अब आप सबसे पहली वाली स्लाइड पे जाओ एक बार, ठीक है। सबसे पहली वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन 51, 52, 53 ये सिचुएशन है जहाँ पे फैक्ट की प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इधर ऑलरेडी नो, जिसको जुडिशियल नोटिस बोलते हैं, या फिर पार्टी जो ऑलरेडी एग्री करती है उनको उसको बोलते हैं एडमिशन। 51 और 52 इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 53 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो 53 अभी पढ़ते हैं। 53 क्या कहता है? अगर बोथ पार्टीज एग्री करती है कि एक फैक्ट ट्रू है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती उस फैक्ट को प्रूव करने की कोर्ट में। ये कोर्ट का टाइम बचाता है क्योंकि वहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है प्रूव करने में समथिंग जो जिस पे कुछ डिस्प्यूट ही नहीं है, जिस पे दोनों एग्री कर रहे हैं, तो प्रूव ही करना है, ठीक है। अब फैक्ट एडमिट कैसे होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। पहला तो है एडमिशन ड्यूरिंग हियरिंग, मतलब कि अगर दोनों पार्टी एग्री करती है टू ए फैक्ट वाइल केस इज बीइंग हर्ड, जब केस सुना जा रहा हो तो दोनों पार्टी एग्री करती है, तो फैक्ट को प्रूव करने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलो ए और बी फाइट कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट पे फाइट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल दोनों एग्री करते हैं, ठीक है, ये भी करता है, ये भी करता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है। अब ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, ठीक है, तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी इस फैक्ट को बिना फर्दर एविडेंस के बेसिकली, ठीक है। सेकंड है एडमिशन बिफोर हियरिंग इन राइटिंग, मतलब कि अगर पार्टी साइन करते है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बिफोर द हियरिंग एडमिटिंग ए फैक्ट, तो वो फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ट्रायल से पहले दोनों पार्टी साइन करती है एक डॉक्यूमेंट पे, जैसे उसमें लिखा हुआ है ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ है, दोनों पार्टी साइन करती है, तो कोर्ट ट्रीट करेगा इस फैक्ट को एडमिटेड। थर्ड है एडमिशन बाय प्लीडिंग। एडमिशन बाय प्लीडिंग मान के चलो कभी कभी पार्टी एडमिट करती है फैक्ट को उसकी प्लीडिंग में, जैसे कि प्लेंट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में, ठीक है। और द लॉ ट्रीट्स ए फैक्ट एज एडमिटेड बिकॉज इट वाज नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड, मतलब कि लॉ ट्रीट करता है फैक्ट को एज एडमिट क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया गया था, ठीक है। उस केस में भी फैक्ट को जरूरत नहीं पड़ती प्रूव करने की। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान के चलो प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट बोरोड 2 लाख, ठीक है, 2 लाख डिफेंडेंट ने बोरो किए थे, प्लेंटिफ कह रहा है। डिफेंडेंट फाइल करता है रिटर्न स्टेटमेंट बट डज नॉट डिनाई बोरोइंग द मनी, मतलब डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट तो फाइल करता है बट उसमें ये मना नहीं करता कि मैंने बोरो नहीं किए थे, तो लॉ ट्रीट करता है इस फैक्ट को एज एडमिटेड, ठीक है। तो प्लेंटिफ को जरूरत नहीं पड़ेगी प्रूव करने की कि मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे। समझ में आ? अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि प्रोवाइजो में दी गई है, मैंने फैक्ट हैज बीन एडमिटेड, भले ही एक फैक्ट को एडमिट कर लिया गया हो तो कोर्ट बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए उस एडमिशन को। कोर्ट कैन स्टिल आस्क फॉर इंडिपेंडेंट एविडेंस प्रूव करने के लिए उस फैक्ट को,
ठीक है। अगर जज को लगता है नेसेसरी है तो कोर्ट इंडिपेंडेंट एविडेंस मंगा सकती है प्रूव करने के लिए उस फैक्ट को। ये सेक्शन 53 का प्रोवाइजो बताता है। देखा कितना आसान था। 51 में रूल है जुडिशियल नोटिस का, उसके बाद में 52 में क्या है कैटेगरीज हैं, 53 में क्या है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर एडमिशन है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक प्रोवाइजो के साथ। यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। ऑब्वियसली ये वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी, इसको इग्नोर करना। ऑब्वियसली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, नहीं करते हो बहुत गलत बात है। ये वीडियो जरूर देख लेना, पुरानी है। इस पे यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में से सारा अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लेना और मेंबरशिप देख लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।